एवरीवन, देखिए मेरा नाम रितु है और मैं आज आपकी पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन की जो सीरीज़ है, ठीक है, उसके लिए केमिस्ट्री, वो भी क्लास 7 के लिए शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, डेली इवनिंग में आपको एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, फिर सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये आपका 6th एडिशन है। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट एडिशन हो रहा गया है, उसमें ज़्यादा एड ऑन नहीं किया है, बहुत स्लाइटली चेंज है, बहुत नामात के लिए चेंज किया गया है। ठीक है, बट हाँ, उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उसमें आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हो उसके लिए। वैसे जो मैं यहाँ करवाऊंगी वो उसके लिए इनफ है, आप चाहे इससे पढ़ो चाहे उससे पढ़ो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए मैं लेसन नंबर 1 में बात करूंगी। चैप्टर नंबर 1 इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 है, दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस चैप्टर के अंदर देखिए बेटा, मैटर क्या होता है, ठीक है, कि उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, आपके जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, किस तरीके से उनमें इंटर कन्वर्जन होता है। ठीक है, आपका जो मैटर है उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या है। ठीक है, उनमें जो एलिमेंट है वो फर्दर उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। साथ ही साथ जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं और मिक्सचर होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, और मिक्सचर को आप किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो, उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, कि चाहे वो आपका सॉलिड सॉलिड मिलके मिक्सचर बना हुआ है, चाहे लिक्विड लिक्विड मिलके मिक्सचर बना है, लिक्विड गैस मिलके मिक्सचर बना है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके मिक्सचर्स हैं उनको आप किस तरीके से अलग कर सकते हो, यही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रो था इस चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए जब आप फर्स्ट पैराग्राफ की बात करोगे, इसमें आपको क्या क्या बताया हुआ है बेटा, कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे रॉक, एयर, कोल, पेट्रोलियम, किसी भी चीज़ की आप बात कर लीजिए, उन सबका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है और सबका एक बिहेवियर होता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों में हमें कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो कॉमन चीज़ें क्या हैं बेटा, एक तो है मास, दूसरा है स्पेस। ठीक है, मास, आप जितनी भी चारों तरफ आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका कोई भी सब्सटेंस है, उसमें आपने देखिए सबके पास एक मास है। ठीक है, और सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसको क्या बोलते हो, मैटर। अगर आप छोटी सी पर्टिकुलर लैंग्वेज देखें तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है बेटा, मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड possess इज नोन एज। ठीक है, मैटर का जो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है बेटा, दैट इज योर मॉलिक्यूल। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, कि जो आपका मॉलिक्यूल रहता है वो आपका स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। और जितनी भी उस मैटर के पास प्रॉपर्टीज होती हैं, उस मैटर में जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी की सारी उस मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से अरेंज है, उसी के बेसिस पे आपका जो मैटर है उसका फिजिकल बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप अपने मैटर को 3 स्टेट में क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है, आगे देखिए, जब आप अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हो, ठीक है, देखिए बेटा, आपने देखा स्टेट ऑफ मैटर आपकी 3 हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, दैट इज आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सारे जो हैं तीनों स्टेट हैं बेटा, वो किसी ना किसी कहीं ना कहीं आपके मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई हैं, और यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में आपस में पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके जितने भी देखिए, आप जितने भी वेरिएशंस की बात कर लो, ये बेसिकली आपकी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 3 फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे स्टेट ऑफ मैटर डिटरमाइन की जाती है। ठीक है,
अब सबसे पहले हम स्टेट ऑफ मैटर में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एलाबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, उससे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले बात करी मैंने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, आपका एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, ये आपस में पास में रखे हुए हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए बेटा, जितने भी आपका मैटर होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, ठीक है, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये आपको कैसे मूवमेंट में रहते हैं इसके लिए छोटा सा आप एग्जांपल करके, मतलब एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो आप अपने लैब में, कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें पानी लिया, पानी लेने के बाद जैसे आप उसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखते हो, आप थोड़ा सा एक या दो क्रिस्टल आप पोटेशियम परमैंगनेट का ले लो और बेटा उसमें डाल दो। जैसे आप डालते हो तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हो कि जो पार्टिकल्स हैं पर्पल कलर के, जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, वो धीरे 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 वाटर में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो वाटर के साथ मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। उससे हमें आपको कई चीज़ें पता चली। क्या पता चली बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें क्या रहती है, मूवमेंट रहती है। अगर मूवमेंट ना होती बेटा तो जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्स नहीं होते। क्लियर। आगे देखिए सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बेटा क्या होता है बेटा कि जो मैटर है, मैटर के एडजेसेंट पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में लग रहा है, ये सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल हैं और डिफर काइंड के मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बेसिस पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा ये टू टाइप का होता है। कौन कौन सा, कोहेसिव एंड अडहेसिव। अब बात करते हैं कि व्हाट इज कोहेसिव एंड व्हाट इज अडहेसिव। क्लियर। देखिए बेटा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। मतलब सिमिलर काइंड के, सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव। और जो अडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन क्या देखते हैं बेटा कि अगर मॉलिक्यूल हैं वो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं, अलग अलग तरह के हैं मॉलिक्यूल्स, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं अडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि जो आपकी स्टेट ऑफ मैटर रहती है वो थ्री रहती है, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब देखो ये कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आप क्लासिफाई करते हो वो देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है आपका पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। सॉलिड बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, बहुत ज़्यादा। जो लिक्विड होते हैं उसके लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें आराम से मूवमेंट हो सकती है। और जब गैसेस की बात करें तो बहुत लूज रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात आई एम रियली सॉरी, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है। लिक्विड में अगर हम बात करें बेटा तो सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम रहता है। गैसेस में अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम स्पेस रहता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर। देखिए अब बात करते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए बेटा जब हम सॉलिड में बात करते हैं तो इनमें जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर होती है उसमें मैक्सिमम जो रहता है उसकी बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रहता है आपका, ठीक। लिक्विड में अगर हम बात करें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बेटा वो सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा पार्टिकल दूर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी गैस से ज़्यादा। अब जो गैस की बात करें तो देखो पार्टिकल काफ़ी दूर है तो क्या ये आराम से एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएंगे, नहीं। इनके गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो निग्लिजिबल, ना के बराबर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो सॉलिड रहते हैं
उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं बेटा वो टू एंड फ्रो मतलब अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनमें सिर्फ वाइब्रेशन हो सकती है, ठीक है। और जो लिक्विड रहते हैं वो वाइब्रेट भी करेंगे और थोड़ा रोटेट भी करेंगे अपनी एक्सिस के अराउंड में, ठीक है। क्योंकि उनकी, लेकिन हाँ एक चीज़ और याद रखना कि उनकी सर्टेन लिमिट होती है बेटा, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लिक्विड जो गैसेस रहती हैं बेटा वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करेंगे, टू एंड फ्रो भी वाइब्रेट करेंगे, इधर से उधर भी मूव करेंगे, रैंडमली मूवमेंट करेंगे, हर डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। ये रहते हैं आपकी गैसेस, ठीक है। चलिए, ये था ड्यू टू द अबव डिफरेंस मैटर अराउंड अस एग्जिबिट्स डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऊपर की बेसिस पे हमने क्या देखा बेटा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने उनको देखा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे अब उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, उन्हें आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं हम। जैसे मास की बात करें, जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट मास होता है, लिक्विड जो रहते हैं उनका डेफिनेट मास होता है, गैसेस जो रहते हैं उनका भी डेफिनेट मास होता है, तीनों का डेफिनेट मास होता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की भी डेफिनेट वॉल्यूम रहती है, लेकिन गैस की बेटा कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। शेप की अगर हम बात करें बेटा, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, फॉर एग्जांपल आपके चौक की देखा होगा आपने, डेफिनेट शेप मिलेगी आपको। लिक्विड्स की अगर हम बात करें, जिस कंटेनर में डालोगे बेटा ये उसकी शेप ले लेगा। और गैसेस की बात करें तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। डेंसिटी की अगर हम बात करें, सॉलिड हाई डेंसिटी कंटेन करके रखते हैं, लिक्विड में अगर हम बात करें तो इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है, ठीक है। गैसेस की अगर हम बात करें बेटा डेंसिटी की, तो इनकी लीस्ट बहुत कम, ना के बराबर डेंसिटी, मतलब बहुत कम डेंसिटी होती है, ना के बराबर तो नहीं कहेंगे, बहुत कम डेंसिटी होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, अच्छा देखिए, जब ये इमेजिन कीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जब इनके बीच में इतना स्पेस ही नहीं है, ठीक है, तो आप इनको अगर कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, भी दबाने की कोशिश करोगे, तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्कूल में एक चौक का पीस ले लीजिए, आप उस चौक के पीस को कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश करो, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है बेटा, आपके जो सॉलिड्स रहते हैं वो इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें, स्लाइटली, बहुत थोड़ा नामात्र, बहुत लाइटली सा इन्हें आप कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस की अगर हम बात करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके आप उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिजिडिटी की। रिजिडिटी, आपके जो सॉलिड होते हैं वो रिज्ड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते, और जबकि लिक्विड और गैस जो रहते हैं वो आपके फ्लूइड रहते हैं, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री सरफेसेस। आई एम रियली सॉरी। देखिए, सॉलिड में हम बात करें तो बेटा कितने भी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लिक्विड में अगर हम बात करें बेटा ओनली वन फ्री सरफेस होता है, ठीक है। और गैसेस में अगर हम बात करें कोई फ्री सरफेस नहीं होता है। थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, थर्मल मतलब एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा जब आप उनको गर्म करो तो वो किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। सॉलिड बहुत धीरे, वेरी लो, बहुत कम, ठीक है। जो आपके लिक्विड होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा कम वो होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और जबकि जो गैसेस रहती हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेंड करती हैं। नेक्स्ट इज योर डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। जब सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, लेकिन अपने आप हम नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर। जैसे इमेजिन करो, मैंने साथ में स्प्रे कर लिया, परफ्यूम लगा लिया, कुछ टाइम बाद इस पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल हो जाएगी, तो इसमें क्या हुआ बेटा, परफ्यूम के पार्टिकल एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हुए, मिक्स हो गए अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, डिफ्यूजन, ठीक है। सॉलिड बहुत ना के बराबर, डू नॉट डिफ्यूज, ये बेसिकली नहीं होते हैं, ठीक है। लिक्विड में अगर हम बात करें बेटा, इजीली आपका स्पॉन्टेनियसली अपने आप मिक्स हो जाते हैं, ठीक है।
और जब आप गैसेस में बात करते हो बेटा, बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो आ रहा है, द टॉपिक इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब आप मैटर के एग्जिस्टेंस की अगर आप बात करते हो कि जो आपका मैटर है उसकी जो स्टेट रहती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? इन दोनों में हमने अगर चेंज किया तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा। देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है, मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर एंड pressure. Okay, and this phenomena is called interconversion of state of matter. Clear? Different type of interconversion of state of matter is given below. अब देखो बेटा, हमने अलग अलग चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, गैस से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से फिर सॉलिड में चेंज हुआ। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होते हैं आपकी गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म से डायरेक्टली चेंज होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। तो ये अलग अलग जो फिनोमेना है इनको पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं। ठीक है, अब उनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका मेल्टिंग। इसमें क्या होता है बेटा, विच involves the change in state of matter from solid to liquid by heating. Point to be noted, by heating is called melting or fusion. Clear? मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। कैसे? हीटअप करने पे, गर्म करने पे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, और इसी प्रोसेस को एक नाम और दिया गया है, दैट इज योर फ्यूजन। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कि कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बट किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। दिस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी जो आइस है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका बॉइलिंग। व्हाट इज बॉइलिंग? देखिए बेटा, the process which involve the change in state of matter from liquid to gas from the bulk of liquid by heating is called boiling. आपने bulk of liquid लिया, उसको गर्म कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप उसको हीटअप कर रहे हो बेटा, तो उसमें क्या हुआ, जो आपका लिक्विड है वो आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, और जिस टेम्परेचर आपका जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम, और जो आपका प्रेशर होना चाहिए वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, उस टेम्परेचर के उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो वाटर है वो जैसे ही मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है बेटा, आपका लिक्विड फॉर्म आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए, अब जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज योर इवेपोरेशन। ध्यान से देखिए बेटा, एवरी लिक्विड एग्जिस्ट इन इट्स वेपर स्टेट ओवर इट्स सरफेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड। देखो बेटा, अगर आपके जैसे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इमेजिन कीजिए मैंने कोई एक लिक्विड लिया, इसके ऊपर डाल दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर लिया और इसके ऊपर डाल दिया, वो ड्रॉपलेट है, कुछ टाइम तक तो आपको वो ड्रॉपलेट दिखाई देगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आप देखोगे वो गायब हो जाएगी। कहाँ गई बेटा? उसके सरफेस, अबव सरफेस से जो पार्टिकल्स थे वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को लेके आपके एटमॉस्फेयर में मिल गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन ध्यान देना बेटा, इसमें आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मैंने उसका टेम्परेचर राइज नहीं किया है, मैंने उसको किसी भी तरह की हीट नहीं दी है, इसीलिए इसको हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन।
क्लियर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इवेपोरेशन कैन बी डिफाइंड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मैंने ड्रॉपलेट के अबव सरफेस से, क्लियर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा था ना उसको हीट अप नहीं करना है, ठीक है। दिस फिनोमेना और दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। अब एक चीज ध्यान से जो आगे आपको पॉइंट नोट करना है वो देखो बेटा, बोथ इवेपोरेशन बॉइलिंग इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ same state of matter, but these two phenomena can be differentiated based on the way they take place। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा, हालांकि दोनों ही फेनोमेना में आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बट आपको जो ध्यान देने वाली बात है बेटा वो ये है कि आपके इवेपोरेशन में आपने किसी भी तरह की हीट प्रोवाइड नहीं की है, जबकि बॉइलिंग में आपने प्रॉपर हीट प्रोवाइड की है, उसको प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया है, ठीक है। बॉइलिंग में आपका जो बल्क ऑफ लिक्विड है वो कंप्लीट चलता है, लेकिन इवेपोरेशन जो रहता है वो आपके लिक्विड के अबव सरफेस से होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कंपैरिजन दे रखा है, इवेपोरेशन अगर हम बात करें इट इज स्लो प्रोसेस, और जब बॉइलिंग में बात करें बेटा इट इज फास्ट प्रोसेस, ठीक है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये आपके बल्क ऑफ द लिक्विड से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इवेपोरेशन में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, लिक्विड आपका कम हो जाएगा बट उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बॉइलिंग में आपके लिक्विड का, बल्क ऑफ लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्लियर। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना बेटा, इट कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग में फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और जो आपका प्रेशर है वो नॉर्मल आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर प्रेशर होना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग है उसमें क्या होना चाहिए, उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो इवेपोरेशन जिसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल सरफेस एरिया, अब इमेजिन कीजिए आपने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, सेम 1 लीटर ऑफ वाटर को आपने एक प्लेट में डाल दिया, ठीक है, और सेम 1 लीटर ऑफ वाटर को आपने बीकर में डाल दिया, ठीक है। आपने आज रख दिया, 2 घंटे या 3 घंटे बाद आप आके देखते हो तो जो प्लेट वाला है वो तो इवेपोरेट हो गया कंप्लीट, लेकिन जो बीकर वाला था आपका वो एज इट इज उसमें से कुछ अमाउंट आपका इवेपोरेट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या था, जो बीकर में था बेटा वो जो सरफेस एरिया था वो कम था, ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं प्लेट में बात करूं, जैसे ही मैंने प्लेट में उससे डाला तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका पार्टिकल्स वो एयर के कांटेक्ट में आ रहे थे, ठीक है। एक तो आप ये कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया था, इसीलिए इवेपोरेशन की जो रेट थी वो आपके प्लेट में ज़्यादा होगी। क्लियर। अब कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो सरफेस एरिया रहता है वो आपके मतलब इवेपोरेशन जो रहता है वो आपके सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ रहा है आपका टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर को देखते हैं। देखो अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा, जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में बात करते हैं हम, आपने इमेजिन कीजिए एक ग्लास पानी लिया, आपने फ्लोर पे ऐसे गिरा दिया, ठीक है। यही काम आपने गर्मियों में किया और यही काम आपने सर्दियों में किया और यही काम आपने रेनी सीजन में किया है, तो आप सोच के देखो किस में से वो पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ऑब्वियसली गर्मियों में, है ना, कॉमन सेंस है,
क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। बात समझ में आई? यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, when we increase the temperature the rate of evaporation of liquid will increase. Clear? Next is your humidity. Humidity क्या होती है बेटा? देखिए, amount of water vapor or moisture present in air. ठीक है? As soon as, देखिए, evaporation of liquid is inversely proportional to the amount of moisture present in the atmosphere. Inversely proportional होती है बेटा। ह्यूमिडिटी बढ़ी, इवेपोरेशन डाउन हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, यहां तक हमने अभी तक देखा था बेटा। इट वॉज योर फर्स्ट, आपने पढ़ा बॉइलिंग, सेकंड आपने पढ़ा, आई एम रियली सॉरी, फर्स्ट आपने पढ़ा मेल्टिंग, सेकंड आपने पढ़ा बॉइलिंग। ठीक है, अब नंबर 3 एंड नंबर 4 दैट इज अ कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।